स्वागत सभी का। आज की इस संध्या में हमारे साथ एक और रंगमंच के युवा प्रतिभावान कलाकार हीरा सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जोरदार से तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आज की शाम मुझे थोड़ी सी कुछ खास लग रही है क्योंकि शुरुआत में बड़ी गर्मजोशी से आप सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। सिलसिले को एकदम से आगे बढ़ाते हुए मैं पहले एक औपचारिक परिचय आपके साथ में इनका रख दूं। लगभग 2 दशकों का इनका रंगमंच की यात्रा हो चुकी है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। और कमाल की बात है, अगर मैं ये कहूं कि शुद्ध रंगमंच के कलाकार, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तो जो इनका सफर रहा है, इन्होंने बड़े आराम से एक एक सीढ़ी पे पांव रख के आगे चढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना भी इनका 2 दशकों का सफर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रंगमंच का हुआ है, अभी तक कैमरा पे नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त आज हमारी बातचीत होने वाली है और बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। सो हीरा जी, आपको प्यार से लाडी भी कहते हैं, तो मैं लाडी ही कह के आपसे संबोधन करके मैं बातचीत शुरू करता हूं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपकी जो रंगमंच की यात्रा है वो कैसे शुरू हुई। सर, रामलीला गढ़वाल रामलीला मंडल सेक्टर 28 में रामलीला के मंच से शुरू हुई थी। तो बस रामलीला को देखने का बड़ा शौक था, तो अंदर से देखना चाहता था कि बैक स्टेज पे क्या काम होता है क्या नहीं होता। तो इंटरेस्ट था शुरू से ही, और वहाँ पे पर्दे पे ड्यूटी लगाई सर मेरी 2005 में रामलीला के मंच पे। तो फिर 8 साल बैक स्टेज ही काम किया है वहाँ पे, और कलाकारों को देखता रहा। जितने कलाकार थे वहाँ सभी को देखता था, उनकी एक्टिंग को, डायरेक्टर उन्हें क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, एक्टर्स क्या कैसे एक कैरेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं, कौन सा अच्छा एक्टर है कौन सा बुरा है, किस एक्टर के ऊपर पब्लिक ताली बजाती है, किस डायलॉग के ऊपर पब्लिक ताली बजाती है, इन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से देखा। उसके बाद 2013 में अभिषेक शर्मा जी, उनके साथ ही रामलीला करता रहा हूँ। तो 2013 में मैं बस गुजर रहा था, तो वो रिहर्सल्स कर रहे थे, तो अभिषेक ने बुलाया कि आजा लाडी, हम इसमें एक रोल है, ये तूने करना है। तो वो रोल दे दिया और थोड़ा सा किया, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। तो वहाँ से फिर वो रंगमंच का सफ़र कलाकार के रूप में शुरू हुआ। तो आगे संवाद थिएटर के ग्रुप के साथ मुकेश शर्मा जी के साथ काम किया, 5-7 साल किया है। उसके बाद कई और ग्रुप्स, कुलदीप शर्मा जी के साथ अजनबी रंगमंच और बलकार सिद्धू जी के साथ, उनके साथ सभी के साथ काम किए। काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ थोड़ा बहुत, किसी के साथ ज़्यादा, तो सभी के साथ ऐसे रंगमंच के तौर पे काम करता था। एक पहलू को पहले अच्छे से समझा, चीज़ों को जाना, बैक स्टेज से करने के बाद आपको डायरेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। कई चीज़ें जो हम सेट डिज़ाइन या कुछ करते हुए ना, हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता लग जाती हैं। कम पैसे में काफ़ी चीज़ें बनानी आसान हो जाती हैं बैक स्टेज करते हुए। तो 8 साल बड़ी इन चीज़ों को देखा, तो उसका आगे जाकर बड़ा बेनिफिट हुआ। उसके बाद कलाकार के रूप में तो ऐसा है कि कलाकार तो अभी भी हूँ, एक्टर, डायरेक्टर बाद में हूँ, कलाकार पहले हूँ, है ना, एक्टर। तो एक्टर ऐसा है कि सर एक्टिंग करना तो आज भी बहुत पसंद है, और क्योंकि डायरेक्शन में आने से पहले आपको एक अच्छा एक्टर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे को लगता है कि कैरेक्टर को समझने में ही शायद अगर एक नाटक को हम करते हैं, किसी कैरेक्टर को करते हैं, तो उसको जब तक 10 या 20 बार नहीं किया जाता, तो आप तब तक उस कैरेक्टर को नहीं समझ सकते, क्योंकि कैरेक्टर की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। आप जब आपको लगेगा कि हाँ आप समझ गए, आप उसको बार बार करेंगे, फिर उसका एक नया पहलू निकल कर आता है, फिर नया एक पहलू निकल कर आता है। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब भी मैं कोई कैरेक्टर करता था। तो ऐसी एक शकुनी का कैरेक्टर था, तो कोमल गांधार प्ले था, उसमें शकुनी का कैरेक्टर करता था। तो उसमें अपनी बहन को कन्विंस करना होता था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता था, तो वो फील नहीं आता था जब मैं उसे करता था। और ऐसे करते करते 7-8 प्ले मेरे निकल गए थे। तो एक दिन निरंतर रिहर्सल्स हम करते थे रोज शाम को आकर, तो ऐसे करते करते एक दिन खुद ही आंसू आने लग गए, उसके लिए सिंपैथी आने लग गई।
तो फिर ये बात समझ में आई कि जितना हम उस कैरेक्टर को बार बार करेंगे उतना निखार आता है। एज एन एक्टर करना भी बार बार उस कैरेक्टर को बड़ा ज़रूरी है निभाना। तो ऐसा नहीं है कि हम एक कैरेक्टर किया 3 बार कर लिया 4 बार कर लिया जी हो गया सफिशिएंट है। जितनी बार आप उस कैरेक्टर को करेंगे उतना आप निखरते जाएंगे। इसलिए अगर कभी कोई एक प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि यार बस 5 बार कर ली बहुत है, आप गलत कर रहे हो। मुझे लगता है कि उसको जितनी बार आप करोगे उतना आपके लिए एज एन एक्टर बेनिफिट है। उस तरफ ऐसे क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट रहती है भगत सिंह से शुरू से थी और भगत सिंह के कई प्लेस मैंने किए हैं। तो वहाँ से फिर बाकी जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसके अलावा मुकेश शर्मा जी जो संवाद थिएटर ग्रुप से हैं, तो वो बड़े प्ले करते थे फ्रीडम फाइटर। तो एक बार जब आप किसी बार बार किसी सब्जेक्ट के ऊपर बार बार काम करने लग जाते हो तो उसमें एक अपने आप ही इंटरेस्ट पैदा होने लग जाता है। फिर आप चाहते हो कि और इसी जोन में क्या एक्सप्लोर किया जाए और क्या देखा जाए। बाकी इमोशनल अटैचमेंट बड़ी है सर फ्रीडम फाइटर्स से, और फॉर दैट रीजंस बार बार ये करता हूँ। ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है, बस ये है कि अच्छा लगता है। कैमरा का सर ऐसा है कि कई बार ऑडिशंस दिए थे तो सिलेक्शन हुई थी, तो फिर वो 15-20 दिन 25 दिन का शूट होता है, तो इतनी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है सर। मैं बिलिंग क्लर्क का काम करता हूँ यहाँ पे यूटी स्टेट गेस्ट हाउस में सेक्टर 6 में, तो फिर इतनी छुट्टी मिलना मुश्किल है। तो फॉर दैट रीजंस वो एक दो बार गया था शूटिंग पे, तो एक लेंथी सा प्रोसेस लगता है शूटिंग का कि ये पूरा 1 दिन और 2 दिन लग जाता है आपका। कभी कभार शूट ही नहीं आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है। तो उसके अगर मैं कंपैरेटिवली थिएटर को देखूं तो वो ज़्यादा रोमांचक लगता है मुझे। तो बस एक संतुष्टि के लिए करना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा कोई पर्दे पे बड़े पर्दे पे भी रोल करना चाहता हूँ, लेकिन एक जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो थिएटर से बहुत ज़्यादा मिलता है मुझे। और शाम को यहाँ पर आके थिएटर ही करना तो बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा है कि कॉम्पिटिशन्स पहले हारा भी बहुत हूँ, सिर्फ जीता नहीं हूँ। कि पहले देखा है कि कॉम्पिटिशन्स होते कैसे हैं, क्या सीन्स हैं, वो क्यों फर्स्ट आते हैं, क्या रीजंस रहता है। तो पहले डिज़ाइन पे बड़ा फोकस रखते थे हम, सेट पे बड़ा फोकस रखते थे, और लेकिन फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि जो मेन सोल है जो एक किसी भी एक सीन की या नाटक की कह लो, वो उसके संवाद हैं, जो उसकी बातचीत है वो मेन सोल है। अगर वो संवाद, वो राइटिंग, वो जो शब्द का चुनाव करते हुए अगर हम किसी प्ले में उस चीज़ को डालें या किसी सीन में डालें तो वो खूबसूरती बनाते हैं किसी भी नाटक की। तो इन बातों को समझते हुए हमेशा एक नए तरीके के सीन्स को कुछ लिखा अपनी तरफ से और एडिट किया, फिर उसको दिखाया। तो सर फिर बाकी भगवान की कृपा है। एक तो थिएटर की बात कर लेंगे, क्योंकि पहले भी मैं थिएटर देखता आया हूँ कि अब तो बहुत ज़्यादा ही ग्रुप्स हो गए हैं। इवन मेरा खुद का एक ग्रुप हो गया है। पहले मैं किसी ग्रुप के साथ काम करता था तो काफ़ी ग्रुप्स आ गए हैं, काफ़ी आर्टिस्ट आ गए हैं। ये अगर देखा जाए तो आज से 7 साल पहले ये नहीं था। बड़े चुनिंदा ग्रुप्स हुआ करते थे, सुदेश शर्मा जी थे, कुलदीप शर्मा जी थे, चुनिंदा ग्रुप्स ही थे जो थिएटर में काम कर रहे थे। और अगर आज के थिएटर और उस 7 साल पहले के थिएटर की बात करूँ, 7-8 साल पहले के, तो यही डिफरेंस है सर मेजर के आजकल सेट डिज़ाइंस और बाकी ऊपरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है क्योंकि ये चीज़ें ऑडियंस को भी प्रभावित करती हैं, लुभाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। और लेकिन जो पहले जो हुआ करते थे संवाद, तो उसमें आप देखोगे भी जो पुराने कलाकार हैं उनकी क्लैरिटी, शब्दों की क्लैरिटी, जो भी वो बोलते हैं, जैसे सुदेश शर्मा जी भी हैं और जितने भी पुराने कलाकार हैं, तो जब वो परफॉर्म करते हैं तो आपको वो शब्दों की क्लैरिटी बड़ी अच्छी दिखेगी। वो एक एक शब्द बड़ा क्या कहते हैं कि वो रिफाइन होके आता है। तो शायद हमें वो चीज़ को थोड़ा, संवादों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना होगा, कैरेक्टर्स को पकड़ना। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि संवादों को भी आप अच्छे तरीके से बोल दोगे, शायद सेट की ज़रूरत भी ना पड़े हमें बोलते हुए, तो बड़ा खूबसूरत लगता है कोई नाटक। उसके अलावा दोनों के बेनिफिट्स अलग हैं सर, पुराना थिएटर का और आज के थिएटर का। कि अब जैसे
हमारे दीपक भाई खड़े हुए हैं, तो ये भी डिवाइस थिएटर करते हैं, एक डिसिप्लिन थिएटर है। ये करना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन वो देखकर मज़ा आता है। अपना ये अरुण भाई हैं, ये कर रहे हैं थिएटर, तो इनका सभी का सात्विक आर्ट्स है। हम इंस्पायर्ड होते हैं उनका थिएटर देखकर। मैं तो बोलता हूँ कि अमित भाई को, मैं कहा ये चीज़ ना मैंने यहाँ से चुराई है आपके नाटक से, क्योंकि मुझे अच्छी लगी। तो हम यही है, एक फैमिली की तरह काम करें सभी, और एक दूसरे से सीखें, मोटिवेट हों और कुछ अच्छा लेकर आए नाटक में। एक्टर को किसी एक कैरेक्टर, खासकर वो एक्टर्स जो बिल्कुल ही नए हैं, जो पहली बार एक कोई लीड प्ले करते हैं, सपोर्टिंग अच्छा रोल करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है सर एज अ एक्टर। मैं तो काफ़ी, मेरे साथ तो यही हुआ है कि हम हमेशा जो भी एक नई प्रोडक्शन आती है तो उसमें नए एक्टर्स ही होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, बाद में बातचीत होती है कि वो पूछते हैं कि सर कैसा रहा। मैं कहा अभी टाइम लगेगा, अभी कम से कम इसी प्रोडक्शन को आपको 7-8 बार 9 बार करोगे तो आपको वो इमोशन समझ में आएगा। इतनी जल्दी ये इतना आसान काम नहीं है। सेटिस्फेक्शन है कि 9 से 5 की ड्यूटी करने के बाद मैं एक्चुअली सोशली कुछ करता हूँ, समाज के लिए कुछ करता हूँ। ये मेरे थिएटर करने का मकसद है। हम इससे पहले ना नुक्कड़ नाटक किया करते थे कन्या भ्रूण हत्या पे, तो हमारा यही मोटिव होता था कि अगर हम 50-60 नाटक हमने किए थे उसके नुक्कड़ नाटक, तो हमारा ये मोटिव होता था कि ये नाटक करने के बाद अगर किसी एक पर्सन का भी दिल मतलब पिघल गया और उसने वो कार्य करना है कन्या भ्रूण हत्या, अगर उसने वो नहीं किया तो ये हमारे नुक्कड़ की जीत है। तो इसी तरीके से फिर सारे ही सोशली मैसेज पे, मैक्सिमम आपने देखा होगा मेरे नाटक यही रहते हैं कि सोशल मैसेज पे ही रहते हैं। एकता पे जैसे आप देख रहे हो कि आजकल जातिवाद पे बड़ा भड़काया जाता है ना, रिलीजन पे बड़ा भड़काया जाता है, तो स्पेशली मैं नाटक उसी पॉइंट पे कर्मा वाली नाटक लेकर आया। फिर उसके बाद मिट्टी दा बाबा, ताकि थोड़ा सा वो ह्यूमैनिटी की तरफ लोग धकेले जाएं, है ना, उनको वो थोड़ा सा एक सिंपैथी रहे एक दूसरे के लिए। तो मुझे नहीं लगता अगर इसमें आप कहें कि फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा स्ट्रगलिंग ज़्यादा है। बाकी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी डायरेक्टर्स वो भी जानते हैं इसको कि स्ट्रगल ज़्यादा है, इसीलिए सभी का रुझान ज़्यादातर यही रहता है कि 3-4 साल थिएटर करना है। और थिएटर का रुझान भी इसलिए बड़ा है नए बच्चों में, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं यहाँ पे। बड़ा वो लोग, कोई भी आता तो कहता है जाके पहले थिएटर करके आओ, इसलिए नए बच्चे आते हैं। उनका मैक्सिमम बच्चों का, मतलब लगा लीजिए कि 98% बच्चों का सिर्फ इतना रुझान है कि बस 4 साल थिएटर करना है या 3 साल थिएटर करना है, उसके बाद मैं सीधा कैमरे पे जाऊंगा। सर ऐसे तो आर्टिस्ट को पहले अपने आप को देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे खड़ा है। शायद पेशेंस की कमी रही हो, शायद एक्टिंग के क्या कहते हैं कि अपने आप को तराशा कम गया हो एज एन एक्टर। तो ये खुद पे काम करने की, क्योंकि एक लाइन है सर जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ अपने ग्रुप के, कि दे कैन स्टील सम अपॉर्चुनिटीज बट दे कांट स्टील योर टैलेंट। कि वो कुछ अपॉर्चुनिटीज शायद छीन सकते हैं, लेकिन अगर कोई टैलेंटेड एक्टर वहाँ जाएगा, बॉम्बे में जाके काम करेगा, उसको काम डेफिनेटली मिलना है। और कई एक्सपीरियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों ने मुझे बोली है कि हम ऑडिशंस देकर आते थे, कैमरा पे ऑडिशंस देने के बाद लोग हमको ढूंढते थे कि भाई वो बंदा कहाँ गया जिसने ऑडिशन दिया, उसको ढूंढो, कहाँ है उसका कॉन्टैक्ट, उसने बोला नहीं है कॉन्टैक्ट नंबर अपना, उसको ढूंढो, उसको मेल पे करो, उसको मैसेज। तो टैलेंट की कदर तो हर जगह है। अगर आप कहें कि हाँ लक तो मैटर करता है, लेकिन टैलेंट सबसे ऊपर है। अगर आपके पास टैलेंट है तो काम आपको मिल जाएगा, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा काम। वैसे तो अभी धीरे धीरे, पहले तो थिएटर को इतना नहीं दिया जाता था तवज्जो, बड़े लिमिटेड आपके पास सोर्स होते थे थिएटर करने के लिए, ग्रांट नहीं मिलती थी, अपने पैशन के लिए लोग करते थे। लेकिन फिर भी अब अगर आप अभी देखोगे ये 4-5 साल में, तो काफ़ी फेस्टिवल्स होने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं। अभी ये इसी का ही प्रैक्टिकली आप देख लो, ये TFT थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, तो कितने लोगों को काम मिल रहा है सर, कर रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि रुझान बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये पॉसिबल है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि और ग्रुप्स आएँ और डायरेक्टर्स आएँ और ग्रांट्स आएंगी सरकार की तरफ से। और बस क्वालिटी ऑफ थिएटर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर दिक्कत है सर।